Am I audible, guys? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sure. So, can you start now? Yes, sir. So, last lecture, basically, I gave you the idea of, differential rate law, integrated rate law, half-life, then graphical analysis for zero-order reaction, first-order reaction, second-order reaction, general manner में then nth-order reaction, सबका आइडिया दिया था मैंने आपको, है ना? तो अगर हम उसको एक बार और जरा टेबल फॉर्मेट में ले लें कि मान लीजिए कि ऑर्डर 0 हमने लिया, तो हमारा जो डिफरेंशियल रेट लॉ था वो क्या था बेटा? माइनस डी सी, बिकॉज हमने सब में क्या लिया था? रिएक्शन ए गिविंग पी था, है ना? तो माइनस डी सी ए बाई डी टी करके लिखते हैं, और जीरो ऑर्डर था तो हमने के लिखा। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये सब आप लोग बार बार लिख लो, है ना, ताकि सब रटा हो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचे। तो इट वाज सी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ऐसा दिया था मैंने मेरे ख्याल से, है ना? और हाफ लाइफ के लिए क्या था बेटा? कांस्टेंट था या फिर डिपेंडेंट था? 0 के लिए डिपेंडेंट था। ये कुछ सी नॉट बाई 2 के निकाला था ना? ठीक है, और अगर मैं इसमें, बिकॉज यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है आपको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, बिकॉज वो आपको आइडिया देता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का। तो क्या यूनिट था बेटा इसका? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, याद है? तो ये समझ लो तुम्हारे पास एक रो तैयार हो गई जीरो ऑर्डर के लिए, है ना? इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए, ऐसा करके लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर ब्रैकेट ए करके। फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया था? C इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी था। अगर लॉग के टर्म्स में लिखते हैं तो हमारे पास T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग C नॉट बाई C, है ना? और ये भी हमने लिखा था इस तरह का वर्किंग स्टाइल, C नॉट लिया था 0 और C नॉट माइनस एक्स, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था? C। ठीक है, C बोल दिया या सी ए बोल दिया, इसको जैसे भी आप लिखना चाहो। अब हाफ लाइफ इसमें हमने क्या लिखी थी बेटा? टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखा था? 0.693 अपॉन और लॉग के अपॉन के, अपॉन के एल एन टू अपॉन के था, तो ये वैल्यू एन टू अपॉन के। हाँ। और अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो ये पर सेकेंड या फिर पर मिनट भी हो सकता है, तो बेसिकली टाइम इनवर्स आप इसको, है ना? फिर इसी तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए भी लिखते हैं। तो इसमें क्या आया था बेटा? माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आया था? ये था टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और यहाँ पर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी। फिर यहाँ पर क्या आया था? ये आया था 1 अपॉन के टाइम्स और यहाँ सी नॉट। इसमें क्या आया था? ये उल्टा हो गया था ना, लीटर पर मोल आ गया था पर सेकेंड। फिर इसी तरह से आप जनरलाइज्ड वे वाला भी यहाँ पर लिख ही लेना, nth ऑर्डर के लिए माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए टू द पावर n। और फिर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और यहाँ पर भी आप डाल।
तो एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें मिली, लेकिन ये सिंपल जो रिएक्शन आपको दी हुई है, मतलब ऐसा कोफिशिएंट्स हमने नहीं डाले, हमने एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं लिए, तो थोड़ा सा हम अभी एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, बट वो भी डिस्कशन हम लोग करने हैं। कॉपी कर लिया? एक मिनट। डन? यस सर। सर, सो इफ यू चेक लास्ट लेक्चर नोट्स ना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया। कराया था। हाँ हाँ, याद है ये क्वेश्चन? हाँ सर। इसमें देखो, दो रिएक्टेंट दे रखे थे, ए प्लस बी, है ना? और उसके बाद जो डिफरेंशियल फॉर्म था, डिफरेंशियल रेट लॉ, उसको ध्यान से देखो तो वो एक अलग दिया हुआ था, रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली अलग दिया हुआ था। तो फिर हमने और उसके बेसिस पे फिर उसको सॉल्व किया अलग स्टाइल से। तो थोड़ा हम लोग इसको और करते हैं इसी स्टाइल में। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, बिकॉज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या क्या हमने ले लिया बेटा? हाफ हाफ। क्लियर है? अब जरा इसी तरह में हम लोग अगर डील करें, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, आपको एक सॉल्विंग स्टाइल सिखाते हैं, है ना? सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सिंपल वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ, ए गिविंग पी, ऑलरेडी डन, है ना? सर उसके बाद एक फर्स्ट ऑर्डर वाला भी वो क्वेश्चन। सब सब कराएंगे बेटा, आप रुको थोड़ा सा वेट करना। ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी डन है। अब अगर हम लोग इसमें ये ले लें,
ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ही पूछा जाएगा, ए प्लस बी की टी मैंने लिखी। और अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए लिख दूं, R इज इक्वल टू K टाइम्स concentration of A to the power 1 and concentration of B to the power 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ठीक है। हाँ, अब अगर मैं तुमको इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे वहां पर लिखते थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखते थे, C नॉट, है ना, और इसको हम लोग लिख देते थे 0, फिर C नॉट माइनस एक्स करते थे, यही करते थे ना। हाँ सर। तो अगर यहाँ पर भी हम उसी स्टाइल में जाएं और मान लेते हैं कि दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियली आप मतलब ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन वो इक्वल है ना, C नॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, या ए क्योंकि हम आगे चल के अभी इसमें कॉन्सेंट्रेशन बदल बदल भी देंगे, इसको ए एंड बी कर देंगे हम लोग, है ना। तो अगर मान लेते हैं मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ए और ए ले लिया, ठीक है। अब एट टाइम टी, सॉल्विंग स्टाइल है, एट टाइम टी हम लोग क्या लिखेंगे, ए नॉट माइनस ए माइनस एक्स कर देंगे, ए ले लिया, आप ए नॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए माइनस एक्स लिख दिया इसको, और इसको भी अपने को ए माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ये एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा नो सर। नहीं। अब ये जो है, ये हमारा जो है वही तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, राइट ना। तो अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं, तो बेसिकली वो कोफिशिएंट तो बनी है ना, तो मैं लिख दूंगा माइनस DA/DT। इज इट क्लियर? सर रिपीट कर सकते हो अभी क्या बोला? मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मैं जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो मैं बेसिकली माइनस DCA/DT है हाँ ना, ये है, ये बेटा बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए। इसी तरह से माइनस DB/DT लिख सकता हूं मैं, DCB/DT, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं सर। कोफिशिएंट 1 1 है, तो मैं सीधे सीधे इसको लिख सकता हूँ K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं जरा, एक्चुअली में ये जो CS के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस DA-X, इधर लिख देते हैं DT, और इज इक्वल टू K, ए की वैल्यू के लिए क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर, A माइनस ए एक्स, माइनस और B की वैल्यू क्या लिख ए देंगे, माइनस एक्स। A-X। अब तुम इसको सॉल्व करके दे सकते हो क्या, हाँ सर। करो बेटा। यही सब किया था हमने उस क्वेश्चन में, इसको इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो सीधे माइनस, ये तो जीरो हो गया, उधर माइनस प्लस हो गया, तो ये बेसिकली DX/DT बच गया, राइट ना, ए, और ये हो जाएगा A-X का स्क्वायर, राइट। अब इसको तुम DX/A-X स्क्वायर लिख दो, और उधर KDT लिख दो, राइट, और ये 0 से T कर दो, और इधर मतलब x के टर्म्स में कर रहे हो तुम, तो 0 से x कर दो, क्लियर बेटा। हाँ सर। चलो इसको आंसर बताओ मुझे। सर यस बेटा, सर आपने डी माइनस ऑफ DA-X को डायरेक्टली DX कैसे लिख दिया? ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो तो फिक्स वैल्यू है, डिफरेंशिएशन नहीं आता। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, मिला। फिर बेटा बताओ, इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो होगा। गया सर, समझ में आ गया। सर अच्छा ठीक है, एक्स आता है। तो हाँ आ गया,
स्वयं? हाँ वेरी गुड। तो मुझे भेजो, मैसेज करो बेटा। सबने एक बार अटेम्प्ट किया कि नहीं, सोचा कि नहीं? मैं लिख दूं अभी? लिख दो सर। Yes, sir. रीचेक करना आता, लिख दो क्या तुम, मुझे भेजो। तुम लोग तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों को आता नहीं है। सही है sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ ना। ए माइनस एक्स को कुछ टी ले लो। हाँ सर। अभी मेरे से मैथ्स कराओगे क्या? तुम लोगों को पाप नहीं सर। लगेगा। हम्म। ए वेरी गुड। वेरी गुड मतलब सही। तुमने लिमिट ठीक से लगाई है ना? लिमिट नहीं लगाई, वो भूल गया। 0 to x लिमिट कौन लगाएगा? और एक तुमने मिनट एक सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है तो लिमिट भी आप उसके अकॉर्डिंगली लगाइएगा। नहीं तो वैल्यू से वापस लगा करके फिर लिमिट लगाना, नहीं तो गलत कर दोगे। ए माइनस एक्स को आप टी ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? माइनस डी एक्स डी टी हो जाएगा, राइट ना? तो ये बेसिकली क्या बन गया? माइनस साइन के साथ डी टी अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना? और ये क्या हो जाएगा? 1/t। करेक्ट। हम्म। और टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, ए माइनस एक्स। सारा मेरे से ही करा लो तुम लोग। सर भेजा ना। हाँ हाँ, वो मैं समझा, ये बाकी लोग तो नहीं भेज रहे हैं, इन सबको पाप लगेगा और ये मैथ्स टीचर को का नाम खराब कर रहे हैं। तो बात करता हूँ बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स आया और लिमिट लगा दिया 0 से x, और यहाँ पर की टी और लिमिट लगाया 0 से t। ये कितना बन जाएगा? 1/a - x माइनस माइनस वन वन बाई अपॉन ए इज इक्वल टू के थर्टी। टी, हाँ सर। राइट? तो ये हो जाएगा 1/e - x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के टी प्लस 1/a। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये तुम्हारी क्या है बेटा? ये है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, राइट? ये है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और ये हाँ है इनिशियल इनिशियल। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये तुम्हारा इस तरह से इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। यही आया सबको? हाँ सर। हाँ sir. सर पिछला स्लाइड एक बार बता। तो टी को लेके कंफ्यूज ना तो कुछ और रख सकते हो बेटा, ये टाइम नहीं है तो मैंने मैथ्स लगाई थी। नहीं तो पता चला कि तुम लोग मेरे ऊपर ही बोलोगे कि सर ये टी क्या है। लास्ट लेक्चर एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था हम। चलो हटा दें इसको। एक मिनट। You all must copy each and everything, huh? Yes, sir.
हाँ सर। चलो, अभी मैं अगर तुम्हें ये केस देता हूँ, मतलब अगेन सेकेंड ऑर्डर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो भी सेम ही है, बट इसमें मैंने क्या किया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सेम नहीं, initial concentration for A I am taking A and for B I am taking B. Any confusion, beta? So at time t, I can write A minus x. I can write B minus x. Is it clear? यस सर। Yes. So here also we can write, because R is equal to K A into B दिया हुआ है. So we can write minus D CA by dt is equal to A times A into B लिख सकते हैं. तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये दिस विल बिकम minus d, I can write this as A minus x by this, I can write as K times A minus x B minus x. In the previous, okay, I can also write this as minus d B minus x by dt. That you can write. In the previous case, I simply wrote that as A minus x square, but in this case, we can't. So how will you solve this? I can, give you the form dx upon, because this is dx by dt only. Yeah? This is dx by dt only. So it becomes dx upon A minus x d minus x. And this side I'll write k dt, 0 to t. How will you integrate this? Partial fraction method you know, na? यस सर, बाकी लोग का नहीं हुआ। बाकी लोगों को मालूम है बेटा इंटीग्रेशन? सर नहीं पढ़ा था। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं पढ़ा था सर। किसको मालूम है? मुझे मालूम। चल बेटा, मालूम है क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ा है सर। चलो कोई नहीं, तो अपना स्वयं बेटा इनको बताओगे बेटा? सर आप ही बता। बताओ, इसको पाप लगेगा, मेरे से मैथ्स करवा रहा है। कर पार्शियल सकता हूँ, फ्रैक्शन में समझाना नहीं आता। आप बता। A माइनस एक्स B माइनस एक्स, इसको अपने को लिखना है ना? तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन B माइनस एक्स, अगर मैंने एलसीएम ले लिया बेटा A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, ऊपर क्या बचेगा बेटा? A माइनस एक्स, उधर आएगा माइनस B प्लस एक्स, एक्स एक्स विल गेट कैंसल्ड, क्या बचा? A माइनस A minus B या फिर B माइनस A बचा, क्या बचा? B minus. हाँ B माइनस A बचा। हाँ तो फिर हम लोग इसको कर लेंगे 1 अपॉन B माइनस। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। अब जो है ये जो सामने लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख देंगे, राइट ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन B माइनस A इंटीग्रल 0 टू x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स dx, और तुम्हारा दूसरा हो जाएगा 0 टू x dx, और ये हो जाएगा B माइनस एक्स। ये तो करना आता ही है, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब इज इक्वल टू k, और ये तो तुमको मतलब
एटी लिख दो, क्या करना है। अब तो कर लोगे, देखो अभी तुम्हें मैथ्स भी आप बताओ, सारे काम मेरे से ही करा रहे हो। तो पिछला अभी स्लाइड करके दिखा दो दो। बेटा, इसके आगे का करके दोगे ना, एलएन के टर्म्स में अब लिख सकते हो तुम लोग। हाँ सर, ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस। मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन तो बेटा के टी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं। सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाना। प्रीवियस स्लाइड से वेट अ मिनट। आंसर सर यस बेटा। सर आप एक बार 2 स्लाइड पिछले का दिखा सकते हो? इतना पीछे हाँ और सर, पीछे एक जाना सेकेंड। है? नहीं नहीं, बस नहीं, हो गया सर। ये वाला हो गया। यस सर। चल हो गया। हाँ फाइनल आंसर भी बताएगा। हाँ सर। बोलो। सर एटी वो इज इक्वल टू में क्या लिखूं। वन। सिंप्लीफाइड वर्जन बताना। अगर अच्छा, लॉग में है तो लिमिट सब कुछ डालता हूँ। लॉग के अंदर डाल दो। मतलब अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ कितना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2.303 बाई बी माइनस ए। अब मैं बताओ लॉग के अंदर क्या लिखूं, लॉग बेस 10 समझ लो। अगर मैंने एल एन लिखा तो 2.303 नहीं डाल। व्हाट शुड आई राइट। बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, पर लिमिट डाल। मतलब ब्रैकेट में लिख दो बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। एक मिनट, लिमिट डाल के लो। ए और बी गायब हो गए तुम्हारे, यानी लिमिट ठीक से डाला नहीं। लिमिट नहीं डाला बोला। तो लिमिट वो लिमिट डालना डालकर बाकी। फाइनल, फाइनल का मतलब समझता नहीं है। बाकी सब लोगों को आ रहा है ना बेटा, आर गेटिंग आंसर।
चल बेटा, आया कुछ? एक सेकंड सर, हेलो। तुम लोग ये छोटे छोटे चीजें नहीं कर पा रहे। तो कितना आसान आसान है, सब एलएन में आने वाला है। फिर जब लिमिट लगाओगे तो x जीरो रखते एक a भी बचेगा, फिर उधर b भी बचेगा। हाँ सर। फाइनल एक्सप्रेशन कोई बता पाएगा? सर वन ये a इंटू बी माइनस एक्स बाई बी इंटू ए a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस। फैंटास्टिक। ये हो जाएगा तुम्हारा b माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर समझ, b माइनस एक्स अपॉन b कर दो इसको, इंटू a अपॉन a माइनस एक्स, ये भी चलेगा, है ना? हाँ सर। आप सब लोग देख लो बेटा, यही आना चाहिए सबको। बाकी अगर नहीं आए तो अपने मैथ्स टीचर से बात करो। सर अभी तक सिखाया ही नहीं है सर। डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया? क्या बात करते हो, वन अपॉन एक्स डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, इंटीग्रल नहीं वन सर, बाई एक्स मतलब डी ये तो हो गया, एल एन बट वो एक्स। एक्चुअल जो चैप्टर है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो फिजिक्स में भी सीखते हैं ना शुरुआत में, बेसिक मैथमेटिक्स। राइट सर। शेल्फ, तुमने इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स नहीं सीखा? नहीं सर। हाँ क्या सीखा झूठ, क्या है। झूठ सब मिले हुए हैं सर। हाँ, चलो ये तुम लोग लिख लो बेटा, ये सब एडवांस में जब आएगा तो वो ये सोच कर नहीं देखेगा ना कि यार वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैथ्स कैसे इन्वॉल्व करें। वो तो बढ़िया मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की उसने, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो गया और विद इन द सिलेबस भी बोला जा रहा है। चलो हो गया बेटा। हाँ सर। एक केस ऐसा बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, ए गिविंग पी मैंने लिखा, है ना? ए गिविंग पी मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी रेट लॉ एक्सप्रेशंस लिखे, उसमें तुमने देखा होगा कि हम लोगों ने केवल रिएक्टेंट्स को कंसीडर किया। Am I correct? हाँ सर। राइट ना? नाउ व्हाट हैपेंस समटाइम्स, जिनको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट एक कैटलिस्ट का काम करने लगता है रिएक्शन के लिए। और अगर कैटलिस्ट का काम करेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यानी कि उसकी वो भी डिपेंडेंसी शो कर देगा। मान लेते हैं मैं एक ऐसी रिएक्शन लिखता हूं, काइंड ऑफ, आप इसको लिख दो ऑटो कैटालिटिक। तो इसमें मान लीजिए मैं रेट एक्सप्रेशन आपको देता हूँ, R इज इक्वल टू के टाइम्स, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख देते हैं और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी लिख देते हैं। ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया हमारे लिए, मानते हो कि नहीं बेटा? हाँ। ये भी हमारे लिए वही हो गया। अब इसमें भी अगर हम उसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा आंसर। अभी जैसे मान लीजिए इसमें आप ऐसा केस ले लो कि इनिशियल, आप चाहो तो इसको जीरो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैंने इनिशियल यहाँ पर जैसे से ए ले लिया और ये बी ले लिया, ठीक है? और एट टाइम टी, ए और बी हो गया। यहाँ पर ए माइनस एक्स मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी प्लस बी एक्स। प्लस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स, बी प्लस एक्स।
ये माइनस एक्स लिखा, उधर बी प्लस एक्स लिख दिया। तो अब मैं अगर इसमें लिखूंगा तो क्या लिख पाऊंगा बेटा? माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये बी सी ए बेसिकली बाई सी ए तो है, हो गई है, सी ए हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी, इसको लिख देते ए हैं ए माइनस एक्स माइनस एक्स बाई डी टी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, बी प्लस एक्स बाई है ना? इसमें माइनस लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। और इसको क्या लिख देंगे? के। और ये लिख देंगे ए माइनस एक्स, और इसको क्या लिख देंगे? बी प्लस बी एक्स। प्लस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। ठीक है। तो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा dx बाई डी टी ही बच जाएगा, राइट? और ये बन जाएगा k टाइम्स a माइनस एक्स बी प्लस एक्स। मानते हो बेटा? हाँ सर। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आई कैन राइट, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल dx अपॉन a माइनस एक्स, बी और ये प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल k डी टी, राइट हाँ बेटा? सर। हाँ सर। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है सर, दे सर। समझ गया बेटा? हाँ सर। तो इसको भी नोट कर लो। इससे पहले वाले पेज का कुछ कॉपी तो नहीं करना है ना बेटा? इधर तो सब हो गया था। सर एक बार पिछले वाला पेज दिखा दो एक बार। ये वाला डन सर, हो गया। एक्चुअली तुम्हारा आंसर मेरे ख्याल से यहीं पर छिपा हुआ हाँ सर, वो है ना? एक तो बी प्लस ए हो जाएगा सबसे पहले। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा बी प्लस ए हो जाएगा, परफेक्ट। और कोई गेस कर सकता है तो मैं फाइनल लिख दूं? तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन बी प्लस ए। लॉग के अंदर की चीज बता सकते हो? सर लॉग के अंदर वाली चीज कोई बदलेगी या वही रहने वाली? नहीं बदलेगी, ऊपर प्लस आ रहा। सर एक डाउट था। बोलो ना। सर जैसे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू के, और जो कंसंट्रेशन, सर पी क्यों आया? क्या आया? सर जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो लिखते हैं ना हाँ, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट सर पी तो प्रोडक्ट है ना, तो उसका क्यों लिखा उसका कंसंट्रेशन? वही तुमने देखा नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑटो कैटलिटिक। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट बनते ही वो भी जो है रेट डिटरमाइन करने लगा, कैटलिस्ट का काम करने लगा। तो हमने जब, अच्छा एक और बात, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सपेरिमेंटली आता है। थ्योरेटिकली नहीं हो सकता ये ये? ये एक्सपेरिमेंटली है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वो है। उसके बाद हम उनको एनालिसिस करके हम इस तरह के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं जो फाइनल हम लिख रहे हैं। तो हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां क्यों आया होगा। तो हमने बोला वहां पर कि भाई ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है, जिसमें प्रोडक्ट बनते ही वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यदि रेट ऑफ द रिएक्शन उस पर भी डिपेंड कर, ठीक है? ओके सर, अब वो समझा। पावर 1 पे डिपेंड करेगा, पावर 2 पे डिपेंड करेगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ, एग्जाम में भी दिया होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, ए टू द पावर हाफ, बी टू द पावर हाफ दिया होता, वो आपको दिया हुआ है। फिर उसके बेसिस पर आपने आगे, ठीक है? यस सर। सर बताओ क्या आया। बताओ ना बेटा, बताओ बताओ। ए माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स बाई ए बी। ए माइनस एक्स इंटू, बी प्लस एक्स बाई ए बी। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस पे डाउट लग रहा है तुम्हारे। इसको और सॉल्व करना।
मेरे ख्याल से आ, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, परहैप्स ये a/a - x इनटू ये तुम्हारा b+x/b, कुछ ऐसा शायद बनना चाहिए। चेक कर लेना, फिर जैसा हो मुझे बताना बाद। या फिर मैंने गलत लिख दिया, चेक कर लेना। मोस्टली तो ये ठीक है। Yes. हाँ सर ठीक है, सही है आप। सही है ना। हाँ करके देखो। तुमने कॉपी कर लिया बेटा, इसको हटा दें अभी। एक मिनट। यस सर। So can you go to the previous page for a second? यस। Yes. हाँ सर। डन सर। डन। हाँ सर। चल, अभी एक हेडिंग डालिएगा, डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग different methods for determining the order of a reaction. Different methods for determining the order of the reaction. सर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल। क्या बेटा? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो कौन कौन से ऑर्डर ऐसे भी वहां तरीके से हैं? पता चलता है। तो मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछा हो तो फिर अभी डिटरमाइन कैसे करें? वही तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं या क्या है, क्या तरीके हैं, किस तरह से क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाएगा, वो बता रहा हूँ। अच्छा। हम्म। समझे? मतलब ऐसे क्या डेटा तुमको पता चल जाएगी, तुमको ऑर्डर पता चल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मशीन लगी होगी बस जिसमें तुमने कुछ किया और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गई। तो आखिर क्या क्या डेटा तुम्हें पता चलता है जिससे ऑर्डर पता चलता है? मतलब ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स करोगे तुम? समझ में आई बात बेटा? हाँ सर।
क्या देखो, एक मेथड लिखो बेटा, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। तो अब इसमें अपने को पहले से मालूम है बेटा कि टी हाफ जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसकी पावर n-1 लिखते हैं, याद है ना? हाँ सर। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि हमने दो एक्सपेरिमेंट्स कराए, है ना, अगर लेटर से दो एक्सपेरिमेंट्स कराएं at different initial molar concentrations, ठीक है, so we can write t half for first upon t half for second, that will be what, कुछ भी concentration ले लो आप, it's like C2 ले लो, तो C2 upon C1 to the power n-1 लिख सकते हैं ना। हाँ C2 सर। is for जो हमने बोला ना कि टू एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट एट डिफरेंट इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो डिफरेंट जो इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो C1 C2 ले लिया। अब अगर हम लोग इसमें लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ln टी हाफ 1/t ½ 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n-1 ln C2/C1। एनी डिफिकल्टी? तो यहां से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस कितना आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, ln टी हाफ 1/ln t ½ 2 और अपॉन ln C2/C1। इसको लिख लो बेटा। आप समझ लो कि क्वेश्चन दिया हो सकता है आपको इस तरह से, है ना, तो आप सीधे सीधे इसको कर लें। तो अगर दो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे आपको हाफ लाइफ पता चल गई तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर एक नोट करके मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ half lives of a reaction at two different initial concentrations may lead to the determination of order n। तो वहां पे ऊपर वापस ln नहीं आया, ln t½ 1/t। हाँ, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? वो ऊपर ln t½ वो 1/t²। आपने 2 बार एल लिख दिया। दो बार मैंने ln लिख दिया, हाँ, मैंने दो बार ln, ये गलत किया है ना। अब सही है क्या? यस सर। हाँ सर।
क्या बेटा? हाँ सर। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग एक मेथड लिखते हैं यहाँ पर, द यूज ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हो? हो गया सर। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय कैंटोर। मान लीजिए nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू K टाइम्स C टू द पावर n। लॉग ले लो, तो ln R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? ln K प्लस n टाइम्स ln C। कोई डिफिकल्टी? अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ बना लें ln R वर्सेस ln C, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या दे देगा? ऑर्डर द रिएक्शन। Yes. ये इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज ln K। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि मान लीजिए कि दो R1 R2 ले लेते हैं। R1 and R2 are rates at two different concentrations. So R1 by R2 we can say C1 by C2 to the power n। इसका लॉग ले लो, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे n इज इक्वल टू ln R1 by R2 अपॉन ln C1 by C2। कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक सेकंड। ये एक्चुअली क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब तुम देखो ना, हम लोगों ने ऐसा यू नो इस तरह से किया हुआ था कि अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिया, ठीक है ना, तो रेट अगर डबल हो गया, याद है ना, तो उससे आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली मिल रहा था। हटा दें? थर्ड लिखिएगा, द यूज ऑफ इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। द यूज ऑफ
इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। इस मेथड को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं बेटा। आइदर वी यूज एनालिटिकली या फिर ग्राफिकली। ठीक है, अब इसमें एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग मतलब एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि एज्यूम कर लिया कि रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, क्या एक्सप्रेशन था बेटा? बताओ, कॉन्सेंट्रेशन वाला। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? C के टर्म्स वाला। हाँ, C इज C इज इक्वल इक्वल टू, टू माइनस KT प्लस। minus KT हाँ, plus. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर K इज इक्वल टू 1/T C नॉट माइनस C। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो हम लोग जीरो ऑर्डर एज्यूम करते हैं, और जीरो ऑर्डर एज्यूम करने के बाद डेटा जो दिया होता है अलग अलग टाइम पे, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दी होगी, तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और के की वैल्यूज निकालते हैं। अगर वो के की वैल्यूज सेम आ गई, कांस्टेंट आ गई, तो इसका मतलब है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये थोड़ी ना बदल रहा है। इसी तरह से मान लीजिए वो कांस्टेंट नहीं आया, तो हम लोग फिर क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम Oh, sorry. फर्स्ट ऑर्डर, है ना। लंबा मेथड, इसको समझ लो। फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के इज इक्वल टू 2.303/T लॉग बेस 10 C नॉट बाई C वाला। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस दी हैं अलग अलग टाइम पे, उनको सब्स्टिट्यूट किया और फिर यहाँ भी के निकाला। अगर यहाँ कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्या एनालिटिकल मेथड समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। इस चीज को लिख दो बेटा, इसको तुम अपने स्टाइल से लिखो और मैं यहाँ पर एक नोट दे देता हूँ। The constancy of the K values suggests the assumed order is correct. Okay? पहला पॉइंट क्या रहता है यहाँ पर? We assume certain order for the reaction and calculate K from given data. ठीक है ना? At different time, different concentration, we calculate K, and the constancy of the K values will suggest that assumed order is correct. और ऊपर वाला नोट क्या है? ऊपर वाला, we assume certain order for the reaction
and calculate K from given data. और डेटा क्या दिया होगा बेटा? अलग अलग टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज दी होंगी. सो वो सजेस्ट लिखा है ना वैल्यूज के बाद. हाँ हाँ. Can I remove this बेटा? You all copied? यस सर. Yes, sir. चल, अभी ग्राफिकल एनालिसिस का क्या मतलब, ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब है यहाँ पर? ग्राफिकली व्हाट वी डू, हम यहाँ पर ग्राफ चेक कर लेते हैं, है ना. जैसे मान लीजिए कि आपको उसने एल एन सी वर्सेस टी ग्राफ दे दिया और ग्राफ ऐसा आ गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, है ना. तो बस ग्राफिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सब, ये भी आप लिख लो. ग्राफिकल मेथड में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं like LNC versus T, and if it comes a straight line, the reaction is first order. So now you write another method. हाँ, अभी मान लीजिए कि आपको एकदम आसान सा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शंस में यही लिखा हो, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तुम्हें मालूम ही नहीं कि ऐसे क्या करें, है ना. तुमने तो एक बस रट्टा मार रखा है कि ऑर्डर रिएक्शन इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो इसमें लिख देना नेक्स्ट में आइसोलेशन मेथड. पोस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड, ये डी है. हाँ, स्पेशली दोज रिएक्शन जिसमें कई सारे रिएक्टेंट्स हैं, तो उसमें ऑर्डर मान लीजिए किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम किसी दूसरे को लार्ज एक्सिस में ले लेते हैं, राइट. तो जैसे मान लीजिए कि आपने लाइक H2 दिया हुआ है प्लस I2 गिविंग 2HI,
ये लिखा हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर निकालना है मान लीजिए, तो हम लोग किसी एक को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे। मान लीजिए कि हमने एक जनरल वे में और ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट। तो इसका रेट एक्सप्रेशन मान लीजिए दिया हुआ कि ए टू द पावर कुछ भी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं, बी टू द पावर बी ले लेते हैं, सी टू द पावर सी ले लेते हैं, डी टू द पावर डी ले लेते हैं। ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप जो कॉन्सेंट्रेशन बी है, कॉन्सेंट्रेशन सी है, कॉन्सेंट्रेशन डी है, उसको एक्सेस में ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, राइट ना। तो बेसिकली वो सब के उसमें आ गए, कांस्टेंट हो गया ना। तो वॉट एवर चेंज इज देयर इन द रेट, दैट विल बी बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली। यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इज माई पॉइंट क्लियर? दिस इज द सिंपल मैथड। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही है ना? हाँ, यहां पर लिख देता हूं, काइनेटिक्स of a reaction are studied in successive experiments by keeping the concentrations of all in large excess with respect to one reactant, है ना, ऐसा लिख सकते। So whatever result we get about the order of reaction, whatever result we get about the rate of the reaction will give you the idea of order of the reaction of that reactant. थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? इसको हटा दें बेटा। एक मिनट। सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या लिखा है सर आपने? बाय By keeping the concentrations of all in large excess, except या क्या लिखा, लार्ज, सॉरी एक्सेस था ना सर? With respect, था, लार्ज एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्ट। ओके। मतलब एक, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक को छोड़ के बाकी सबको एक्सेस में रख दिया, रेट का वेरिएशन देखा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और फिर उससे तुम्हें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट आ जाएगा जिसको आपने चेंज किया है। ठीक है। पता नहीं क्या बेटा? हाँ सर। हम्म। चलो, एक हमने ये बड़ा पार्ट फिनिश किया। अब आप देखिए
अब जो भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ना बेटा, दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिखिएगा some cases of first order reaction. Some cases of first order reaction. Cases के through we will analyze few things जो आपको सॉल्विंग में हेल्प करे। एक केस हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 डिकम्पोज कैसे होता है? H2O2 गिविंग यू H2O and O2 आप। तो इफ यू वांट टू फाइंड, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इफ वी वांट टू फाइंड द concentration of H2O2 at different intervals, this can be done. This can be done by the titration of H2O2 with KMnO4 in acidic medium. मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, इसको तुम ऐसे समझो कि ये H2O2 है, राइट ना। ये H2O डिकम्पोज कर रहा है लगातार, ये H2O2 डिकम्पोज कर रहा है लगातार। आप किसी भी मोमेंट पे उसको एक फ्लास्क में लो और आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है KMnO4, ये ब्यूरेट में भरा हुआ है, KMnO4 ब्यूरेट में भरा हुआ है, जिसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते हो, H2O2 का टाइट्रेशन करते हो, यहाँ H2O2 है। तो बेसिकली आपको किसी भी मोमेंट पे H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये जो N2 है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 है। बताइए, KMnO4 एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है? नोन। नोन है। ये नोन है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब ये जो वॉल्यूम V1 लिखा है, ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो हम लोग फ्लास्क में किसी भी मोमेंट पे, इनिशियल मान लीजिए यहाँ पर C0 है ना, एट टाइम, इनिशियल का मतलब टाइम t0 पे, एट टाइम t पर ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई C0 - x, दैट इज C, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे आपने लेटर से 25 ml लिया और KMnO4 के साथ टाइट्रेट कर दिया, फिर किसी और मोमेंट पे आपने 25 ml लिया और KMnO4 के साथ टाइट्रेट कर दिया। दैट मीन्स ये हमारे हाथ में है कि हम H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन बार बार कांस्टेंट, H2O2 का वॉल्यूम बार बार सेम लें। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? इट इज इन आवर हैंड ना, हम पिपेट से 25 ml बार बार ले रहे हैं H2O2 का, जिस भी मोमेंट पे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जज करना चाहें। T1 पे ऐसा निकाला, एट टाइम T2 तुम्हारा कुछ और, तुमने C0 - x1 हो गया, ये C1 ले लो,
सो बेसिकली हर मोमेंट पे यू आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन बाय दिस टाइट्रेशन मेथड। तो ये N1 क्या है? N1 इज concentration of H2O2 at time t। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ अब ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ H2O2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, इनमें से निकालना क्या था और पहले से क्या पता है? वॉल्यूम पता है। ये तो मैं बस लिख रहा हूं नोन अननोन चीजें। हाँ, सब लोग देखते रहना, ये अननोन है। हाँ, यही तो निकालना है अपने को, वही तो हमको देखना है ना। डिकम्पोज होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। अर्गनिंग माई पॉइंट नाउ, क्या ये वॉल्यूम नोन है? या फिर KMnO4 जब इसमें गिरता है तो इसकी रीडिंग बदलती है, उसको चेक करते हैं हम लोग। यानी कि ये शुरुआत में नोन नहीं है, केवल ये पिपेट से हम ले लिया है, दैट इज नोन। ये हमारा नोन है। और जितना वॉल्यूम यूज्ड अप होगा KMnO4 का टाइट्रेशन में, दैट विल गिव द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एट टाइम t। यानी ये भी हमारे लिए अननोन हो, जो बाद में नोन हो जाएगा कितना वॉल्यूम यूज हुआ उसके बेसिस पे। व्हाट आई वांटेड टू राइट, n प्रोपोर्शनल टू v, मैं ये लिखना चाहता हूं। बट ये जो n है, दैट इज एक्चुअली concentration of H2O2 at time t, and this volume v is actually volume of KMnO4 used for titration। क्या सबको मेरी फीलिंग समझ में आ रही है? हाँ सर, पर V2 तो हमने पता होकर के भरा ना, क्या मैंने तो नहीं नहीं, भरा तो पूरा तुम्हारा एक टैंक भरा हुआ है, लेकिन कितना यूज हुआ है वो V2 है। अच्छा हाँ। टाइट्रेशन में कितना यूज हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम तो पे। रीडिंग पे कम होके पता चल जाएगा ना, स्टार्टिंग और इनिशियल। हाँ, स्टार्टिंग का और एंड में जो बचेगा उसको सबट्रैक्ट करके हमको वो वॉल्यूम पता चल जाएगा जो KMnO4 यूज हुआ टाइट्रेशन में। हाँ क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। I can write NT proportional to VT, but mind it, VT is not volume of H2O2. VT is volume of KMnO4 used for titration at time t. NT is concentration of H2O2 at time t. Is it clear बेटा? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छे से इतना कम से कम लिख लो, सो दैट हम आगे अभी करें तो आप कंफ्यूज ना हो। ये कॉपी करना है बेटा। हाँ सही। Have you all written this much? Should I यस change सर। page? Yeah, write this बेटा। जैसे जैसे H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, वैसे वैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। एट every at any time we are capable of finding that concentration with the help of KMnO4 by titration method। तो इस पे सिंपली N1 V1 और N2 V2 इस पे न्यूमेरिकल आएगा सीधा। अभी सब पता चलेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ने तो दो मुझे। ये केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स आना चाहिए। अगर हो गया हो तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। नहीं सर, 2 मिनट। अच्छे से सब लिख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर जब फाइनल पे पहुंच जाओ तो फिर आप बोले अच्छा पुराना रह गया। डन बेटा। Yes, sir. यस सर। नाउ if I say initially, that means at time t, if at time t is equal to 0, volume of KMnO4 used is V naught. Can I say V naught proportional to C naught? Right now? हाँ What is C naught? Initial concentration of H2O2. Clear to everyone? Now, if at time t, volume of KMnO4 used is Vt. Can I say Vt is proportional to concentration at time t, Ct or C? Is it clear? यस Now, what is the formula? First order reaction. K is equal to 2.303 by T log base 10 C naught by C. C naught by C, or you say C naught by Ct. Right? Substitute. Rather than saying C naught by Ct, can I say V naught by Vt? यस सर। So it becomes K is equal to 2.303 or T is equal to 2.303 upon K. Whatever way you want to write, you can write log V naught by Vt. That means we have got an expression, we have got a formula now, not in terms of concentrations, in terms of volume. But these are not the values of, volumes of H2O2. These are the volume values for KMnO4 used during the titration. तो पिछला साइड। सर मेरा क्लास है मेरे को सर। हाँ हाँ, सर मेरा भी है तो मैं भी जाऊं? ठीक है। ओके।
सर यस वॉल्यूम इसका है KMnO, वॉल्यूम H2O2 का है, पर ये सॉरी वॉल्यूम KMnO4 का है और कॉन्सेंट्रेशन H2O2 का है ना। हाँ, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बदले वॉल्यूम के टर्म्स में एक हम फॉर्मूला बनाना चाहते थे, जो हमने बना लिया। हाँ सर समझे। Okay, so in the question now, they will not give you concentrations of H2O2 at different times. They will give you Vol- volumes of KMnO4 used, for titration of KMnO4 with H2O2. यस चलो इसको हटा दें, हाँ सर। इसको देखो, ये भी आप लिख लो। यस सर डन। Done? हाँ सर। ना, अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता, मान लीजिए कि अपना स्वयं, ठीक है ना, अभी मान लीजिए इसको स्कूल या कॉलेज में बुलाया गया कि ऐसा है, कल आपका प्रैक्टिकल है H2O2 डिकम्पोजिशन का, और टाइट्रेशन मेथड से आपको चीजें निकालनी है। अब शार्प 10 AM पे बुलाया गया था, बट और सबकी टेबल्स लगी हुई थी, है ना, सबके नाम लिखे हुए थे, ठीक है, हर टेबल के सामने वो सब्सटेंस दे दिया गया H2O2, शार्प 10 पे दे दिया गया। अब ये जो स्वयं था वो लेट पहुंचा, है ना, अगर वो लेट पहुंचा तब तक H2O2 थोड़ा डिकम्पोज हो चुका होगा। तो बताइए, इस एक्सप्रेशन में ऐसी क्या चीज है जो स्वयं को नहीं मालूम है? लेट अस से स्वयं 10:30 को रीच किया स्कूल में, तो वो क्या मिस कर देगा इसमें से? KMnO4 का ही। ठीक से बताओ। अरे तुम 10:30 पे तो टाइट्रेशन कर सकते हो ना, तुमने लेकिन हाँ मिस क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन KMnO4 का। नहीं बेटा, केमिनोफोर तो दिया होगा, तुमने 10 AM पे ना पहुंच करके वो इनिशियल टाइट्रेशन मिस कर दिया जो तुम्हें 10 AM को करना था। बिकॉज तुम उस टाइम पे नहीं पहुंचे, H2O2 ने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। H2O2 थोड़ी ना वेट कर रहा था, आपको 10 AM को H2O2 दिया गया था, वो डिकम्पोज करना शुरू किया। बिकॉज यू रीच लेट, तुम हाफ एन आवर लेट पहुंचे, तुम वो इनिशियल टाइट्रेशन कैसे करोगे? तुम पास्ट में जाके टाइट्रेशन कैसे करोगे? हाउ विल गेट दिस V नॉट वैल्यू? तो जब मैंने पूछा तुमने क्या मिस किया, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि V0 मैंने V नॉट मिस कर दिया। आई डू नॉट नो नाउ हाउ टू फाइंड V नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ ठीक है, सो जब तुम लेट पहुंचे, तुमने V नॉट मिस कर दिया, फिर भी तुम परेशान नहीं हुए। तुमने क्या किया? तुमने एट टाइम T1 टाइट्रेशन किया, मतलब समझ ले शार्प 10 AM पे टाइट्रेशन चालू कर दिया, और तुमने V1 निकाल लिया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम T1। फिर तुमने क्या किया? इसके लिए फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया? T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, और यहां पर क्या लिख देंगे? V नॉट अपॉन V1 वेयर यू डू नॉट नो V नॉट। प्लीज नोट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ V नॉट। फिर तुमने क्या किया? तुमने 11 o'clock पे फिर टाइट्रेशन किया, यानी T2 टाइप पे टाइट्रेशन किया। तो नाउ यू नो V2। व्हाट इज V2? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर टाइट्रेशन एट टाइम T2। अब आप क्या करोगे? T2 का फॉर्मूला लगा दोगे, 2.303 by K log V naught by V2. Now you do not know V naught.
what will you do so that V naught gets cancelled? बताइए क्या करने? सर T1 माइनस T2 कर देंगे। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जिस चीज की जरूरत थी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। I'll take 2.303 common, k common. It will be log base 10 because I have subtracted. It becomes V1 by V2. So this is another formula, interesting formula which we have got. Even if we failed to titrate H2O2 initially, still we will be able to find even rate constant using this expression. Is it clear, beta? हाँ सर। तो आपने जो बोला वो पैसेज में दे ही सकते। हाँ, दे सकता है इस तरह से। तो पिछले स्लाइड पे था इसका कुछ। पिछले स्लाइड में ये तो वही था, फॉर्मूला ही था ना। ठीक। आप अपनी स्टाइल से लिख दो बेटा, है ना, कि इनिशियली इफ वी मिस द टाइट्रेशन पार्ट वी विल नॉट बी हैविंग वी नॉट वैल्यू विद अस, बट वी कैन स्टार्ट टाइट्रेशन एट एनी टाइम, है ना। इस तरह करके कुछ लिख लो अपनी स्टाइल में। ओके सर। I'm just telling you कि concentration is not the only way to find, you know, a rate constant. ये सब जो हमने formulas find out किए थे वो सब concentration के terms में थे, हम उनको बदल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ volume के terms में निकाल दिए। तो प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। आएंगे आएंगे वो भी करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे सब में जा रहा हूँ। बता दें इसको। नहीं सर। ओके, Yes, sir. एक मिनट। यस सर डन थैंक यू। now you write second case. Again read the main heading, different cases of first order reaction. So this time I'm giving you decomposition of ammonium nitrate, है ना, NH4NO2। जैसे मान लीजिए मैंने आपको NH4NO2 दिया, ये डिकम्पोज कर रहा है जिसमें N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो रही है, बाकी यहाँ पर आप वाटर लिख सकते हो। तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम में केवल अकेला N2 गैस है, याद है, ठीक है। दिस होल सिस्टम हैज ओनली N2 as gaseous substance। ये चीज आपको क्लियर है पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ N2 के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है।
इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट देन जो यू नो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा लाइक इनिशियल लिख दिया लेटस से इधर सी नॉट है ना एट टाइम टी व्हेन आई से सी नॉट माइन एक्स तो वो एक्स यहां पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बेसिस पे जाएं और हम बोले प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर ये तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कंसंट्रेशन। हाँ या जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या मेरी हाँ बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। ठीक है तो ये हो गया कितना लिख लिया? नहीं। तो H2O कितना बना? जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है ना क्योंकि केवल N2 गैसियस कंपोनेंट। हो गया बेटा? एक मिनट। हाँ सर। Now listen carefully. At any time t, at any time t, if we measure volume, so that volume will be because of volume of N2. Hmm. So I can say x directly proportional to volume at time t. क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। If I say after long time, if I say after long time, that means time t tends to infinity. तो बताइए NH4NO2 उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 0। 0। और ये N2 उस टाइम पे कितना हो जाएगा मोल्स के टर्म्स में या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में? ये जितने तीनों। मोल्स में बेसिकली NH4NO2 के रहे होंगे राइट ना? हाँ सर। राइट तो अगर मैं इसको ए नॉट ले लू मोल्स तो ये हो जाएगा ए नॉट राइट ना? हम्म। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना कि ए नॉट proportional to V infinity. V infinity का मतलब not infinite volume. V infinity means volume measured at infinite time after long time. So your formula K is equal to 2.303 upon T. यही था ना log. यहाँ क्या था बेटा? C नॉट के बदले E नॉट कर दो मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो तो A नॉट माइनस एक्स हो गया। उसके बदले हम लोग क्या लिखना शुरू कर देंगे अब? V V infinity infinity। upon V infinity minus VT. Is it clear beta? यस। So a new formula we have got. Then beta नहीं सर, एक मिनट।
एक्स क्या बोला था आपने? एक्स बेटा वो तो हाँ वो टाइम टी पे और टाइम इसका पे इंफिनिटी N2 पे। जो मिलता है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें हमने इनिशियली N2 को 0 ले लिया, लेकिन अगर सोचो टाइम t पे कुछ N2 गैस प्रेजेंट हुई तो अगर इनिशियली भी कुछ N2 है, मान लीजिए कि इनिशियली कुछ वॉल्यूम था, लेट अस से दैट इज V0, दैट इज ड्यू टू N2, मतलब इनिशियली से N2 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बताओ एक्चुअली में अब x प्रोपोर्शनल टू VT लिखे या VT माइनस V0 लिखे? सोचो, द चेंज इन वॉल्यूम है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ x। जो अभी अभी x आएगा वो किसकी वजह से आई? ये यहां से x डिकम्पोज हुआ, ये x समझ लो बन गया। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, वो x के लिए, x उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले से जो वॉल्यूम उसका क्या लेना देना है? क्या मेरी बात समझ में? लेट अस से तुम्हारे पास 10 रुपए, यू हैव 10 रुपीज, ठीक है। मेरे तुम्हारी जिंदगी में आने से लेट अस से तुम्हारे 50 रुपीज हो गए, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ उसमें? 50 माइनस 10। वही चीज ये कह रहा है। इज इट क्लियर बेटा? सिमिलरली आप मेरे को बताओ कि अगर x ये मैंने लिख दिया, या फिर मैं अगर ऐसे ही लिखूं और मैं यहां तुमसे बोलूं, तो बताओ यहाँ फॉर्मूले में चेंजेस क्या क्या आएंगे? क्योंकि आप फाइनली भी जब देखोगे ना, तो फाइनली जो होगा ए नॉट प्रोपोर्शनल, वो भी आप लिखोगे तो आपको वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट लिखना पड़ेगा। अगेन, जितना रिएक्शन हुआ उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो बेस वो किया है तुमने। तुम्हें इनिशियल से क्या लेना देना था? वॉल्यूम पहले से N2 दिया, वो रिएक्शन की वजह से नहीं आया है, वो पहले से प्रेजेंट है, समझ। इज इट क्लियर? हाँ अब आप फॉर्मूले को बदल दो, नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? जब इनिशियली कुछ N2 प्रेजेंट है, उस केस में फॉर्मूला विल बी K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log बेस 10 V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन, क्या लिख देंगे इधर? वी इंफिनिटी माइनस VT। गलत है क्या? देख लो, करके देखो, सब्स्टिट्यूट तो करना है, हाँ सर। इट्स सिंपल मैथ्स। इसको हटा देना, हैव यू कॉपीड एवरीथिंग? सुबह। हाँ सर। अब देखो, एक मैजिकल फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा। यू विल बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला इन मेनी केसेस। अब आपने ये जो निकाला ना, इसी को मैं जनरलाइज्ड में लिखने जा रहा हूं। प्लीज नोट, आई एम राइटिंग हियर k इज इक्वल टू 2.303 बाई T log बेस 10, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं Q इंफिनिटी माइनस Q नॉट अपॉन Q इंफिनिटी माइनस QT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी इनफाइनाइट टाइम पे, आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स T टेंड्स टू इंफिनिटी, जब मेजर करूंगा वो क्वांटिटी होगी Q, यानी कि क्वांटिटी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी हो सकती, जैसे यहां पर क्वांटिटी का नाम था वॉल्यूम, यहां पर क्वांटिटी का नाम क्या था? वॉल्यूम। वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। अभी हमने वॉल्यूम की टर्म्स में स्टडी किया,
इसीलिए वॉल्यूम वो क्वांटिटी हो गई, दिख रही है, Q एट इनफाइनाइट टाइम, कैन यू सी हाँ दैट? और इसलिए हम लोग Q0 क्या लिखेंगे बेटा? क्वांटिटी मेजर्ड एट व्हाट? इनिशियल टाइम। टाइम t इज इक्वल टू 0। बताइए QT क्या होगा? क्वांटिटी मेजर्ड एट टाइम टी। यस, मेजर्ड एट टाइम t। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये कई जगह तुम लगा पाओगे बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम वाला मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। यस सर, डन। डन। यस सर। चलो, नाउ यू राइट third point. Here I'm not going to give you any reaction. Just write, you know, reactions where pressures are involved. Reactions where we involve pressure as our quantity. ठीक है, हम प्रेशर मेजर करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा अलग स्टाइल से लिखकर दिखाऊंगा, इसमें ध्यान से देखना, बिकॉज प्रेशर जो मेजर किया जाता है ना, वो टोटल प्रेशर होता है। तो अगर मान लीजिए सारे सब्सटेंसेस गैस हैं, ए गिविंग लेट अस से कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, बी गैस लिख देते हैं, चलो 2C गैस लिख देते हैं, है ना, ऐसा लिख देते हैं, सारे गैसेस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये P नॉट है, ये 0 0 ले, एंड एट टाइम t ये हो गया P नॉट माइनस लेट अस से P, तो यू विल गेट दिस एज P, एंड सिंस 1 गिविंग 2 यू विल गेट 2P। इज इट क्लियर बेटा? यस। ठीक है, सो टोटल प्रेशर एट टाइम t will be how much? पी P नॉट naught प्लस 2 पी। minus P plus 2P. So this will be P naught minus, no, प्लस 2 sorry, पी। plus 2P. This will be given in the question. That will help you in finding that small p. And then formula, of course, with respect to this, I am assuming first order, because we are discussing different cases of first order reaction. So I can use formula K is equal to 2.303 by T log. So rather than C naught, we can write P naught. So I'll write P naught my upon. What should I write? P naught upon P. P means this, right? That is P naught minus P. Is it clear, beta?
डन बेटा? यस सर। चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अटेम्प्ट करना और फिर थोड़े से और चीजें बताऊंगा, उसके बाद में इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये क्वेश्चन पिछली बार भी दिया था, है ना? हाँ सर, हाँ अभी देखो वही इसमें पूछ रहा था मैं स्टार्टिंग। सेम की, हाँ अब देखो अभी हमने किया है, पर हो सकता है तुमसे क्वेश्चंस हो जाए, है ना? हाँ सर। पर याद रखना एक्वस टेंशन को हटाना पड़ेगा। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. हाँ सर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। दे दिया सर। ये हो गया। इसको भी आप देखना, सोचना, हाँ सर, दे दिया। ठीक है? चलो तो ये क्वेश्चंस आप सोचना, डिफिकल्ट है बट नहीं होगा तो हम डिस्कशन करेंगे और ठीक है, तो यहीं से हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। चलो अभी आप लोग रेस्ट। बाय सर, थैंक यू Thank सर। you. बाय।